वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 32 जो 10वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। तो आइए देखते हैं वर्कशीट नंबर 32। पिछले वर्कशीट 31 में हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसी टॉपिक से इतिहास का जो पहला पार्ट है उससे संबंधित थी और उसके बारे में हमने बहुत कुछ जाना था। तो उसी कड़ी में ये अगली वर्कशीट है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित। तो सबसे पहले आप देखेंगे वर्कशीट को ध्यान से, तो आप देखेंगे कि इस वर्कशीट में कई हिस्से हैं और कई तरह की चीज़ों को समाहित करने की कोशिश की गई है। इस वर्कशीट में बहुत सारी चीज़ों को, तथ्यों को एक पेज पर समाहित करने का एक अच्छा प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले ऊपर देखेंगे कि तो कई बॉक्सेस की एक ट्रेन बनी हुई है। इसे आप ध्यान से अगर देखेंगे और पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई, स्टेप्स हुई, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानते चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति। देखिए 1789 में, इसके बारे में हम लोग 9th क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, जो पहला ही चैप्टर था। और इसमें भी थोड़ी सी हम लोग जान चुके थे कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जिसके बाद राजतंत्र को उखाड़ फेंक करके लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ फ्रांसीसी जनता ने कदम बढ़ाया था। तो इसीलिए हम इसे फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। क्रांति इसीलिए क्योंकि राज्य सत्ता में एक बहुत व्यापक बदलाव आया था और जो लोग थे, वहाँ की व्यवस्था थी, वो राजतंत्र से के चुंगल से बाहर निकल करके वो लोकतंत्र की तरफ अग्रसर हुई थी। तो इसीलिए इस क्रांति का पूरे विश्व इतिहास में बहुत ही बड़ा महत्व है। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा बॉक्स है नागरिक संहिता 1804। आप जब फ्रांसीसी क्रांति पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि क्रांति तो हुई, कई सारे बदलाव हुए, लेकिन बीच में वहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट की शासन आता है और वो ये एक तरह से राजतंत्र जैसा ही व्यवस्था स्थापित कर लेता है। हालांकि उसके प्रशासन में राजतंत्र की बहुत सारी कमियां को दूर कर दिया गया है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उसकी अपनी एक शासन व्यवस्था थी जो लोकतंत्र तो कतई नहीं थी। फिर भी उसने बहुत सारी चीज़ें सुधार की और उसी में एक प्रमुख चीज़ था 1804 की नागरिक संहिता, जिसके बारे में हम आगे भी डिटेल में जानेंगे। इसके बाद तीसरा बॉक्स देखते हैं वियना की संधि 1815। अब वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी उस समय थी। वियना ऑस्ट्रिया प्रमुख देश था, आपने पढ़ा भी होगा, आगे भी हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। वहाँ पर 1815 में एक संधि होती है। ये संधि क्यों होती है? क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट की 1815 में मृत्यु हो जाती है सेंट हेलेना द्वीप पे। तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब विश्व के जो यूरोप के देश थे, क्योंकि नेपोलियन जब तक जिंदा रहा उसने यूरोप के नक्शे को एक तरह से बदल दिया था, क्योंकि वो फ्रांस का शासक था और उसने आसपास के बहुत सारे देशों पर अपने साम्राज्य स्थापित कर लिए थे। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद एक पराजय के बाद मृत्यु हुई थी। तो उसमें जो यूरोप के अन्य देश थे, विजयी देश थे, या सभी देशों ने मिल करके अपने जो यूरोप का नक्शा था उसको सेट करने के लिए फिर से कि नेपोलियन ने जो जो चेंजेस किए हैं उसको हम किस तरह से एकोमोडेट करें, किस तरह से फिर लोगों के हिसाब से, लोगों की आवाज़ के हिसाब से स्थापित करें, यानी देशों को अपनी अपनी सीमाएं सेट करने के लिए ये एक संधि हुई थी जो वियना संधि के नाम से फेमस है। अगला जो टॉपिक था वो है उदारवादियों की क्रांति 1848। अब यहाँ देखिए, यही फ्रांस की ही क्रांति है। उदारवादियों की एक फिर अब दूसरी क्रांति होती है फ्रांस में, और यहाँ पर एक उदारवादी व्यवस्था के स्थापित होती है जो फ्रांस को गणतंत्र या लोकतंत्र की तरफ ले जाती है। इसके बारे में भी आगे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी जो कई भागों में बंट चुका था, तो जर्मन भाषा और जर्मन पहचान के लोग एकत्रित होते हैं। मैं बताया था कि राष्ट्रवाद के विकास क्या है, राष्ट्रवाद क्या है? सामूहिक पहचान को पहचानना और उसके आधार पर संगठित होना राष्ट्रवाद है। तो उस जर्मन जो लोग थे अपनी भाषा, अपनी पहचान, अपनी प्रजाति के आधार पर संगठित होते हैं। तो जो कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट चुके थे या उनका देश कई टुकड़ों में बंटता था, वो एक होता है, एकीकरण होता है, तो राष्ट्र राज्य बनता है, यानी राष्ट्र के
आधार पर राज्य का निर्माण होता है, यानी सामूहिक पहचान को आधार बनाकर राष्ट्र की सीमाएं तय की जाती है। तो ये घटना है जर्मनी का एकीकरण कहते हैं इसको। ये इसके बाद जो लास्ट की घटना का वर्णन दिखाया गया है बॉक्स है, उसमें है इटली का एकीकरण। इटली भी यूरोप का एक प्रमुख देश था और वहाँ भी वैसी ही स्थिति थी। तो इटली की जो अस्मिता है, उसकी अपनी पहचान है, अपनी भाषागत सांस्कृतिक पहचान को एक बना करके राष्ट्र के रूप में संगठित होते हैं लोग, और एक इटली की राष्ट्र के आधार पर राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। तो वो है इटली का एकीकरण। तो इन तथ्यों को आप समझ गए होंगे। आइए हम देखते हैं आगे की चीजें में क्या लिखा है और किस तरह से समझाने की कोशिश की गई है कि यूरोप में किस तरह से राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अब आप इस बॉक्स को पढ़ेंगे तो इस बॉक्स में मेनली वही चीजें हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों की एक सामूहिक पहचान की भावना का विकास हो या पैदा हो सकती है। सामूहिक भावना को विकास करना चाहते ताकि राष्ट्र के रूप में वो संगठित हो सके, लोग प्रयास करते। नेपोलियन ने भी जब ऐसा किया, नेपोलियन भी को भी जब मौका मिला तो उसने भी प्रशासनिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी सुधार किया और 1804 में नागरिक संहिता के नाम से सुधार उसने शुरू किया। अब ये सुधार इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें उसने फ्रांस को संगठित करने की प्रयास किया, फ्रांस को एक करने का प्रयास किया। उसने प्रयास किया कि जो विभिन्न तरह की चीज़ें, जो प्रशासनिक और काम करने के जो तरीके हैं जो फ्रांसीसियों को बांटते हैं, उसे दूर किया जाए और इस तरह से लिया जाए, इस तरह की व्यवस्था लाई जाए जिससे फ्रांसीसी जो है एकत्रित हों, एक हों, सामूहिक भावना की उनमें विकास हो, जिससे वो राष्ट्र के रूप में संगठित हों। ठीक है, अब इसका आप देखेंगे इसी में आगे आप इस बॉक्स में देखेंगे 1804 की नागरिक संहिता। देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें थी इसे आप देख करके जान सकते हैं कि क्या चीज़ें थी नागरिक संहिता में। देखिए सबसे पहला क्या था, देखिए आप किस तरह से जन्म आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति। सबसे पहले जन्म आधारित मतलब कोई व्यक्ति, जैसे फ्रांस में आप पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं कि कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और एक तीसरा स्टेट के लोग होते थे। तो कुछ लोग, कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो जन्म आधारित उन्हें विशेषाधिकार मिल जाता था कि अगर वो इस समूह में पैदा हुए हैं तो उस समूह के सारे अधिकार उन्हें प्राप्त हो जाएंगे, चाहे उनकी योग्यता कैसी भी हो। तो उसको 1804 की जो नागरिक संहिता है नेपोलियन की, उसमें वो समाप्त कर देता है कि जन्म के आधार पर कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, बल्कि विशेषाधिकार या अधिकारों का जो पैमाना होगा वो योग्यता होगी या क्षमता होगी। ठीक है, दूसरा चीज लाता है वो। अब इससे क्या हुआ कि फ्रांस के किसी भी लोगों को मन में उम्मीद जगी, सभी लोगों को, कि हम सभी एक तरह से बराबर हैं भाई, जो जैसा कर्म करेगा, जैसे उसकी क्षमता होगी, वैसे उसकी विशेषाधिकार या अधिकार मिलेंगे। दूसरी है कानून के सामने समानता और संपत्ति के अधिकार। पहले चीज उसने किया कि कानून सबके लिए बराबर होगा, समानता। ये बहुत बड़ी चीज थी उस समय के लिए। आज ये चीज़ पूरे विश्व में अपनाई जा रही है, या सारे लोकतांत्रिक देशों में इस चीज़ को स्वीकार किया गया और इस चीज़ पर महत्व दिया जाता है। लेकिन उस समय उसने इस चीज़ को स्वीकार किया था, कानून के सामने सभी बराबर होंगे और सबके साथ कानून का समान व्यवहार होगा। हालांकि वो प्राइमरी स्टेज में था। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित, कोई भी व्यक्ति जिन्होंने अपनी मेहनत से, कर्म से संपत्ति अर्जित किया है या अपने पैतृक संपत्ति अर्जित किया है, उसको उसकी संपत्ति से वर्जित नहीं किया जाएगा, वो उसका अपना अधिकार सुरक्षित रहेगा। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। प्रशासनिक विभाजन मतलब जो प्रशासन करने का, पूरा देश कई प्रांतों में बटा होता है, प्रांत, जिलों या इस टाइप के जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होते हैं ताकि प्रशासन आसानी से किया जा सके, उसको उसने इस तरह से सरल बनाया ताकि आसानी से लोगों की वहाँ तक पहुँच हो और प्रशासन लोगों तक पहुँच सके। तो इस चीज़ को उसने सरल बनाया। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। सामंती व्यवस्था भारत में भी जैसे सामंती व्यवस्था थी, आप समझ सकते हैं। इसमें राजतंत्र में खासतौर से सामंती व्यवस्था फलती फूलती है। इसमें जो शासक होता है वो सामंतों के माध्यम से भूमि पर सामंतों का पूरा या अनौपचारिक या औपचारिक अधिकार स्वीकार करता है और उस सामंतों के माध्यम से
किसानों से या लोगों से टैक्स इकट्ठा करवाता है। तो इसमें सामंतों के द्वारा शोषण की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए नागरिक संहिता में सामंतों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया और अब जो टैक्सेशन वगैरह की या टैक्स कलेक्शन वगैरह की क्रिया है वो राजकीय कर्मचारियों द्वारा किया जाने लगा। ये भी एक बहुत बड़ा सुधार था। किसानों के भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति। वहाँ पर भू दासत्व की जो कृषि से जुड़े दासत्व, खेती कार्य से जुड़े लोगों जो दास बना दिए जाते थे, जिनसे बेगारी कराई जाती थी, यानी कम मजदूरी दे करके या बिना मजदूरी दिए और उनको वहाँ काम करना होता था, जो उनका किसी चीज़ का अपना दुष्परिणाम था, तो उस चीज़ को उसने ख़त्म किया कि भू दासत्व की प्रथा को ख़त्म कर दिया गया। और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति, चूँकि सामंत ही नहीं रहे, अब सामंती व्यवस्था ही खत्म हो गई, तो जागीरदारी शुल्क से भी मुक्ति दे दी गई। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। कई बार उस समय क्या होता था कि जो श्रेणी संघ थे, यानी शहरों में फैक्ट्रियां थी, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग थे, तो फैक्ट्रियों के मालिक और लोगों का भी अपना संघ हुआ करता था। तो कई बार वो सिंडिकेट बनाते थे, एक तरह से वो चैनलाइज हो जाते थे, जिसका प्रभाव मजदूरों पर भी पड़ता था और वो एक प्रेशर बनाते थे कि कम मजदूरी में ज़्यादा काम कराया जाए, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो उस समय के समाज को अफेक्ट कर रही थी। तो वो श्रेणी संघों के जो नियंत्रण को उस समय उसने हटा दिया। तो इस तरह से नेपोलियन ने 1804 की नागरिक संहिता द्वारा फ्रांस के प्रशासन में या फ्रांस में पर्याप्त मात्रा में और आमूलचूल परिवर्तन किए। इसीलिए 1804 की नागरिक संहिता को फ्रांसीसी क्रांति के इतिहास में एक अनन्य स्थान प्राप्त है और इसे हम लोग स्पेशली पढ़ते हैं, जिसका इसका प्रभाव आने वाले विश्व पर भी पड़ा, अन्य देशों पर भी पड़ा। आइए अब देखते हैं हम दूसरी तरफ फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। यहाँ ये टॉपिक क्या है कि भाई ऊपर हमने पढ़ा कि फ्रांसीसी लोगों ने क्रांति के बाद ये या क्रांति से पहले ये प्रयास किया कि उसमें सामूहिक पहचान की भावना को हम किस तरह से विकास करें ताकि लोगों को राष्ट्र के रूप में एकत्रित हो सके। तो देखिए उन्होंने किन किन प्रयासों को किया। सबसे पहले संविधान आधारित शासन। पिछले वर्कशीट में भी हमने जाना था कि जो उस समय राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र या संवैधानिक शासन स्थापित किया गया। अब यहाँ राजतंत्र में क्या होता था, कोई नियम नहीं। पहले मैंने बताया था ना निरंकुश शासन में कि वहां पर सत्ता का जो शासक होता है उसके लिए कोई नियम नहीं होता, बल्कि वो जो बनाते वही नियम है। नियम कई होता है लेकिन वो जो कहते वही नियम है, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता है। तो अब क्या कहेगा, नहीं, संविधान का शासन होगा, मतलब जो नियम है वो लिखे जाएंगे और उसी नियम को सभी को पालन करना होगा और नियमों में बदलाव का एक तरीका होगा। ये नहीं कि जो शासक है वो जो कुछ कहता है वही नियम हो जाएगा, ठीक है। तो ये संविधान आधारित शासन की शुरुआत की गई। दूसरा, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचार ले आए गए। ये चीज जो देखिए विश्व को ये बहुत बड़ी तीन चीजें जो बहुत बड़ा देन है फ्रांसीसी क्रांति का। उसने वहाँ पर समानता, मतलब हम सभी फ्रांसीसी चाहे किसी भी वर्ग के हों समान है, किसी भी तरह के एक तरह से कहिए कि हमारी समानता का भाव है कि हम सभी चाहे कुछ भी कोई भी काम करते हों, कितने भी पढ़े लिखे हों, कैसे भी कुछ भी हों, लेकिन हम सभी क्या है, सबसे पहले फ्रांसीसी यानी समानता का विचार दिया गया। हालांकि इसको व्यवहार में इतना जल्दी लागू हो पाना मुश्किल था, लेकिन वैचारिक रूप से उसको स्थापित किया गया कि हम सभी समान हैं, स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र मतलब हम सभी स्वतंत्र हैं और वो सारी चीज़ें हमें अधिकार मिलने चाहिए जो एक नागरिक के रूप में हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट, व्यक्तित्व के विकास के लिए, हमारे आर्थिक विकास के लिए, हमारे सुविधाओं के विकास के लिए आवश्यक है, वो सारे अधिकार हमें मिलने चाहिए। तो स्वतंत्रता के विचार। बंधुत्व मतलब भाईचारा, फ्रेटर्निटी। तो इसके भी वहाँ पर चला कि हम सभी फ्रांसीसी आपस में भाई भाई हैं। तो ये भी एक विचारधारा आपस में जोड़ने वाली थी। तो इस तरह से इन तीनों विचारों ने मिलकर के फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान पैदा की, जिसके बाद लोगों को ये लगने लगा कि हम सभी फ्रांसीसी एक हैं, भाई भाई हैं, इसीलिए हम सभी को एक साथ खड़े होकर के अपनी शासन व्यवस्था को अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा
भारत में भी आप देखिएगा आज़ादी के आंदोलन में आगे चल करके तिरंगे झंडे का इस्तेमाल किया गया। तो हर देश चाहता है कि जब हम क्रांति करें या कुछ बदलाव करें तो हम हमारी एक सामूहिक पहचान हो, एक पहचान हो जिसके लिए हम सभी समर्पित हों। तो वहाँ पर भी एक तिरंगा झंडा बनाया गया और ये माना गया कि ये सभी फ्रांसीसी लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा और इसी ध्वज के तले हम सभी क्रांति का आगाज करेंगे। तो वहाँ भी तिरंगा झंडे का कंसेप्ट आया। नेशनल असेंबली का गठन, नेशनल असेंबली का गठन किया गया, मतलब ये देखा गया कि पूरे देश से चुन करके लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और वहीं लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरह से कानून होना चाहिए। तो इस तरह से नेशनल असेंबली का गठन किया गया ताकि लोगों के प्रतिनिधि वहाँ पर बैठ सकें और शासन और कानून के बारे में निर्णय ले सके या निर्णय लेने में मदद कर सकें। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिएगा। आंतरिक आयात निर्यात, पहले फ्रांस में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, फ्रांस के अंदर ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कोई सामान भेजते थे या मंगाते थे वहाँ से, तो उस पर टैक्स लगता था। तो इससे क्या लोगों को लगता था कि जैसे हम विदेश भेज रहे हैं कोई चीज़, या कोई चीज़ जब आ भी रही है तो लग रहा है जैसे दूसरे देश से आ रही है, क्योंकि उस पर टैक्स लग जाता था। तो व्यापारियों के लिए काफ़ी असुविधा होती थी और लोगों के लिए भी असुविधा होती थी, क्योंकि उससे उसके मूल्य प्रभावित होते थे, बढ़ जाते थे। तो इसलिए आंतरिक निर्यात आयात शुल्क को समाप्त कर दिया गया कि फ्रांस के अंदर मूवमेंट, कहीं से भी कोई सामान इधर उधर जाती है, व्यापार की जाती है, ट्रांसफ़र की जाती है, तो उस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, क्योंकि फ्रांस पूरा देश एक ही है। माप तोल की एक समान व्यवस्था, पहले माप तोल की भी अलग अलग व्यवस्था थी, कहीं किसी यूनिट में मापा जाता था तो कहीं दूसरे जगह दूसरी यूनिट में मापा जाता था। तो इस तरह से सामानों के लेन देन में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो उसको एक समान कर दिया गया ताकि व्यापार करने में सुविधा हो और लोगों में ये भी भाव आए कि हम सभी एक हैं। फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। भाषा भी एक बहुत बड़ा योगदान करती है राष्ट्र के विकास में। तो जो फ्रेंच भाषा थी, जो मैक्सिमम लोग बोलते थे, उसको राष्ट्रभाषा बना दिया गया कि इसी भाषा को सभी लोग इस्तेमाल अवश्य करेंगे और यही हमारी आस्तिक पहचान होगी। तो इस तरह से फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बना दिया गया। इस तरह से इन प्रयासों के द्वारा फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना को विकास हुआ। ठीक है, तो अब आप राष्ट्रवाद को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को किस तरह से प्रभावित किया, या राष्ट्रवाद के उभार ने फ्रांसीसी क्रांति को किस तरह से आसान बनाया या हुआ। और दूसरा चीज़ आप समझ गए 1804 की नागरिक संहिता में प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगले बॉक्स में देखिए, इसमें भी एक शेड्यूल बनाई गई है जिसमें आप देखेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में बताया गया। उदारवादी राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद देखिए दो तरह का, एक यहाँ पर उदारवादी राष्ट्रवाद जो ऐसा राष्ट्रवाद जो उदार था, उदार मतलब फ्लेक्सिबिलिटी जिससे की पहचान थी। तो उसमें क्या क्या चीज़ थी, क्या क्या मेन थीम था, ये देखिए। पहला था इसमें उदारवादी राष्ट्रवाद जो इसकी संकल्पना आई, उसमें पहला बात थी सहमति पर आधारित सरकार, अर्थात राजतंत्र का अंत। राजतंत्र सहमति पर आधारित था, उसको समाप्त कर दिया गया। अब सहमति किसमें किसमें थी, राजा और प्रजा में। राजा प्रजा को उनकी सुरक्षा का आश्वासन देता था और प्रजा इसके बदले में राजा की अधीनता स्वीकार करती थी और उसे टैक्स देती थी। तो ये एक जो सहमति पर आधारित सरकार थी, इसको समाप्त कर दिया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अब जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें होनी चाहिए। जनता खुद शासन करेगी अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। संविधान आधारित शासन, अब जो शासन होना चाहिए, उदारवादी राष्ट्रवाद में क्या विशेषता है कि भाई इसमें संविधान के आधारित शासन को शुरुआत की गई। ऊपर भी हमने जैसे देखा था कि कानून जो होगा वो लिख दिया जाएगा और उसी कानून को सभी को पालन करना होगा। वो कानून सर्वोपरि होगा, संविधान सर्वोपरि होगा। संविधान का पालन करना सबके लिए जरूरी होगा और संविधान में जो बदलाव है वो एक निश्चित प्रावधान द्वारा जनता की या उसके प्रतिनिधियों की सहमति से ही हो सकेगा। तीसरा है संसदीय सरकार या प्रतिनिधि आधारित शासन। तो ये चीज़ है कि भाई संविधान जब बन गया तो उसको बनाने के लिए, उसको सुधारने के लिए क्या होगा, जनता का प्रतिनिधि होगा
और वहीं शासन करेगा, वहीं सुधार करेगा और उसी के हिसाब से शासन चलेगी। यानी एक तरह से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बात की गई उदारवादी राष्ट्रवाद में। संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। विशेषाधिकारों का अंत। अब इस चीज को खत्म कर दिया गया कि खत्म करने का विचार रखा गया कि जन्म आधारित जो विशेषाधिकार हैं वो अब नहीं होंगे, बल्कि योग्यता और पद आधारित विशेषाधिकारों या अधिकारों की ही बात की जाएगी। उदारवादी राष्ट्रवाद की एक और विशेषता है कि वहां पर एक कानून के समक्ष समानता की बात की जाती है। जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति में भी हमने देखा था कि समानता का भाव होना चाहिए, मतलब कानून सबके लिए बराबर होगा और उसके सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। मताधिकार का समर्थन लेकिन सबके नहीं। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आज के तौर तरीकों से भिन्न है। उदारवादी राष्ट्रवाद में उस समय मताधिकार तो सबको वोटिंग होना चाहिए, वोटिंग के द्वारा ही ये जो है प्रतिनिधि वोटिंग के द्वारा ही चुने जाएंगे, लेकिन मताधिकार सबके लिए नहीं था। आपको पता है फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब लोकतांत्रिक चुनाव होने शुरू हुए तो वहां भी वोट देने का अधिकार सभी को नहीं था। सबसे पहले तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। महिलाओं को अधिकार वो बहुत बाद में जाकर के उनको वोटिंग देने का अधिकार मिल पाया। दूसरी बात, सारे पुरुषों को भी नहीं था, बल्कि एक निश्चित धनराशि टैक्स के रूप में देने वाले लोगों को ही मत देने का अधिकार था। तो उस समय का जो उदारवादी राष्ट्रवाद था वो मताधिकार का समर्थन तो करता था, लेकिन वो उसका मानना था कि मताधिकार सबको नहीं होना चाहिए, जो आज के समय में खारिज हो चुकी है। और इस समय यूनिवर्सल मताधिकार यानी सभी को मतदान का देने का अधिकार एक निश्चित उम्र पार करने के बाद वाली बात की जाती है, जिसे जो माना जाता है कि लोकतंत्र के ज़्यादा अनुकूल है। भारत में भी ऐसी ही व्यवस्था है। मुक्त बाजार, बाजार को मुक्त किया जाए। उदारवादी राष्ट्रवाद में एक चीज़ ये भी विशेषता थी कि बाजार को मुक्त किया जाए। मुक्त मतलब बाजार में जो सामान उपलब्ध है वो बाजार की ताकतों द्वारा उसकी कीमत तय हो, यानी क्रेता कितने में बेचने को तैयार है, विक्रेता कितने में बेचने को तैयार है और क्रेता कितने में खरीदने को तैयार है। तो इसके बीच की जो कड़ी है, यानी मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर बाजार को अपना मूल्य निर्धारित करने का अधिकार मिले, यानी मुक्त हो बाजार, सभी नियंत्रणों से मुक्त रखा जाए, उस पर सरकार के मूल्य नियंत्रण पे कोई अधिकार न हो। वस्तुओं एवं सेवाओं प्रतिबंधों पर से मुक्ति। वस्तुओं की और सेवाओं पर से जो भी प्रतिबंध थे उसको भी छूट दे दी जाए या छूट दे दी गई। उदारवादी राष्ट्रवाद की जो ये भी एक विशेषताएं हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर सेक्शन में। सबसे पहले 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। आप देखेंगे इसी वर्कशीट में ये तो एक बॉक्स बना करके यहाँ पर लिखा भी हुआ है 1804 की नागरिक संहिता। इसको आपको अपनी भाषा में उत्तर के रूप में लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस की संभावना नहीं है क्योंकि जो संहिता है वो है, इसे लिखने हैं और याद करनी है कि उस समय कौन कौन से बदलाव किए गए थे। दूसरा है, फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार को किस प्रकार मजबूत किया। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विकास को किस प्रकार मजबूत किया। तो आप देखते होंगे फ्रांसीसी क्रांति ने ये इस जो है ना फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद का ये जो बॉक्स है इसी से रिलेटेड है। तो इसको आप प्रश्न, इस तथ्य को अपनी भाषा में उत्तर के रूप में लिखेंगे। जैसे संविधान आधारित शासन पहला पॉइंट है, तो इसको हम किस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे, मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर दूं। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार को निम्नलिखित प्रकार से मजबूत किया। ठीक है, पहला, फ्रांसीसी क्रांति के बाद संवैधानिक शासन की व्यवस्था हुई जिसमें संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई और सभी को संविधान के अधीन किया गया। उसी तरह से दूसरा पॉइंट भी इसमें से लेकर के लिखेंगे, नए फ्रांसीसी तिरंगा। तो नए फ्रांसीसी तिरंगा अपनाया गया जिससे सभी लोग ने स्वीकार किया और इस तरह से सभी में एकत्व की भावना की, सामूहिक एकता की भावना का विकास हुआ। तो फ्रेंच को राष्ट्रभाषा की दर्जा दिया गया जिससे सभी लोगों को ये महसूस हो कि हम सभी की राष्ट्रभाषा फ्रेंच है, इसलिए हम सभी एक हैं। तो इस तरह से इस चीज़ों को यहाँ जो तथ्य दिए हुए हैं इनको अपनी भाषा में पॉइंट वाइज बना करके इसके उत्तर आप लिखेंगे।
तीसरा है उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताओं को लिखिए। यहाँ पे देखिए ये बॉक्स में यहीं पर ये लिखा हुआ है उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं क्या है। तो ये इतनी सारी विशेषताएं लिखी हुई हैं, लेकिन आप इसको हूबहू न उतारकर इसमें थोड़ा बहुत आप प्रश्नों के हिसाब से जरूर लिखे दें। यानी जैसे मैं आपको बताते चलूँ कि उदारवादी राष्ट्रवाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब इसका उत्तर आप लिखेंगे तो उदारवादी राष्ट्रवाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, उदारवादी राष्ट्रवाद में सहमति पर आधारित सरकार का अंत कर दिया गया। ठीक है। दूसरा, उदारवादी राष्ट्रवाद के तहत ये माना जाता है कि संविधान आधारित शासन व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा, संसदीय सरकार या प्रतिनिधि आधारित व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरह से आप थोड़ी सी बदलाव ला करके थोड़ी से आप इसमें जोड़ करके, क्योंकि देखिए जब भी हम प्रश्न को उत्तर लिखते हैं तो प्रश्न में जिस तरह से पूछ रहा हो, ये विशेषताएं पूछ रहा है, तो हमें उसकी विशेषताओं के रूप में उत्तर लिखना होगा कि अपनी ये उदारवादी राष्ट्रवाद में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहला, ये चीज़ें होनी चाहिए। संविधान आधारित शासन व्यवस्था होनी चाहिए, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि संविधान आधारित शासन व्यवस्था होती है, विशेषाधिकारों का कोई स्थान नहीं होता है। तो इस तरह से आप इन पॉइंटों को थोड़ी सी इसमें बदलाव ला करके एक सटीक उत्तर बना सकते हैं। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति किन विचारों से आप सबसे अधिक प्रभावित हैं और क्यों? इस प्रश्न के उत्तर में आप थोड़ा सा अपना दिमाग भी जरूर लगाएं और आप देखें कि जिन विचारों को, जिन चीज़ों को हमने पढ़ा या हम पढ़ते हैं, उनमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है। हो सकता है कि कोई विचार मुझे अच्छे लगते हों और हो सकता है कि आपको कोई और विचार उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता हो। देखिए फ्रांसीसी विचार के तो क्रांति के जो बहुत सारे विचार हैं वो सभी लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन कौन सबसे ज़्यादा अधिक लगता है और किसको लेकर के आप ये मानते हैं कि उसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, तो उसे आप लिख सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के जो विचार थे उनमें से, अब जैसे इसी में से ले लेंगे, फ्रांसीसी क्रांति के जो ये चीज़ें थी, इसमें से कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित की। तो मेरे हिसाब से मैं जो मानता हूँ कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के जो विचार थे, जिसका बहुत व्यापक और दूरगामी प्रभाव विश्व के अन्य देशों और व्यवस्थाओं पर भी पड़ा, इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया विश्व की व्यवस्था को और आने वाले लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसने महत्वपूर्ण जगह बनाई। तो इस तरह से इस प्रश्न के उत्तर आप स्वयं ऊपर के सीट को ध्यान से देख करके या हमारी जो बातें हमने बताई उसको सुनने के बाद जो आप निर्णय लेते हैं उसे आप लिखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी निकालिए और इस वर्कशीट के प्रश्नों के उत्तर को लिख करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें, और तब मिलते हैं अगली वर्कशीट में। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।